projectile fired vertically upward from earth surface with velocity n into ve, with velocity n into ve, ब्रैकेट में लिख देंगे स्मॉल n, ब्रैकेट में लिख देंगे स्मॉल n लेस देन 1, neglecting air resistance find the maximum height to which it will rise, find the maximum height to which it will rise from center of earth, क्या n स्क्वायर r बाय n स्क्वायर r बाय 1 माइनस n स्क्वायर r बाय 1 माइनस n स्क्वायर, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है। देखो एनर्जी कंजर्व करना है, जहां से छोड़े n इंटू वी से, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m n स्क्वायर वी स्क्वायर, यही होगा ना। और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी m m बाय r, ठीक है। तो कहां तक जाएगा, वहां जहां रेस्ट में आ जाएगा, तो मानते हैं h हाइट तक गया, ठीक है। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी किस में आ जाएगी, रेस्ट में, तो जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच, इस दोनों को इक्वल करना है, तो h निकलेगा और आंसर देना आर प्लस एच का। या फिर ऐसा करें कि हमको तो सेंटर से ही चाहिए, तो से स्मॉल r मान लेते हैं, सेंटर से डिस्टेंस, तो यहाँ पर स्मॉल r लिख लेता हूँ, यही चाहिए ना हमको। तो माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय r इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, तो v स्क्वायर एस्केप वेलोसिटी gm बाय 2gm ना, 2gm बाय r, ये होता है एस्केप वेलोसिटी रूट के अंदर, बराबर उसी का स्क्वायर ये टर्म इनटू n स्क्वायर प्लस या माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाय r। अब देखेंगे g कैपिटल M स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो माइनस 1 बाय r इक्वल टू, यहाँ 2 और 2 भी कैंसिल, n स्क्वायर r माइनस 1, ऐसा। तो r की वैल्यू माइनस r बाय एन स्क्वायर माइनस 1, तो इसे प्लस करेंगे तो 1 माइनस एन स्क्वायर, ये आंसर। फ्रॉम सेंटर से लिए हमने स्मॉल r, और सेंटर से ही पूछा है। नेक्स्ट, satellite of mass small m in a circular orbit of radius 3r, the energy required to transfer it to a circle
टू ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r, टू ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r। बनाए ना पहले ऐसे टाइप के सवाल, 1/r1 माइनस 1/r2, gmm/2 1/r1 माइनस 1/r2। नहीं आएगा? gmm/2 फॉर्मूला 1/r1 माइनस इतना ही एनर्जी लगता है, तो gmm/2 1/r1 की जगह 3r, r2 की जगह 4r, तो 4 माइनस 3 1/12 24 हो गया ना, gmm/24r, ये हो जाएगा वर्क। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू स्टार each of mass capital M, two star each of mass capital M having radius r at a separation small r, ब्रैकेट में लिख देंगे स्मॉल r मच ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब r ग्रेटर देन कैपिटल R, r बहुत बड़ा है कैपिटल R से, ब्रैकेट क्लोज्ड। If they approach each other due to their gravitational attraction, initially with negligible speed, find the speed when they collide, स्टार लगाइएगा सवाल को, जरूरत पड़ेगी आपको बहुत बार। देखो अब ध्यान से, कह रहा है दो स्टार है, दोनों का मास m और m है, तो इक्वल मास है। इनिशियली ये दोनों रेस्ट में था, ग्रेविटेशनल कितने दूर पे था, कैपिटल R डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इस कंडीशंस में इसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों का क्या 0 + 0 और पोटेंशियल एनर्जी -gm/r बराबर। ये दोनों ने एक दूसरे को अप्रोच किया, धीरे धीरे एक दूसरे के पास आएंगे तो फोर्स और बढ़ेगा, और बढ़ता जाएगा फोर्स तो एक्सेलरेट होंगे, तो स्पीड उसकी बढ़ेगी। तो जिस वक्त वो टकरा रहा था, मान लो ऐसा टकरा गया कि, तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी v, तो इसकी वेलोसिटी v बराबर है, डायरेक्शन ऐसे ही हो रहा है क्योंकि अप्रोच एक दूसरे को कर रहा है। दोनों का मास सेम, इसलिए वेलोसिटी सेम लिया, क्योंकि फाइनल मोमेंटम तो 0 रहेगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम क्या था। अगर इस पूरा को सिस्टम के रूप में देखोगे तो जो भी फोर्स लग रहा है वो इंटरनल लग रहा है कि एक्सटर्नल, तो इंटरनल फोर्स लग रहा है तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। तो पहले मोमेंटम क्या है दोनों का 0 + 0 0, तो बाद में मोमेंटम क्या रहेगा 0, तो इसलिए लेफ्ट का मोमेंटम इक्वल टू, और दोनों का मास सेम है इसलिए वेलोसिटी सेम होना, तभी तो मोमेंटम 0 होगा ना, m × v बराबर होगा, बराबर है, हाँ या ना। अगर यहाँ पर इसी सवाल में m अलग अलग होता, मान लीजिए ये m होता है वो 2m होता, तो वेलोसिटी अलग अलग होती कि सेम होती। फिर हो सकता था आपके सवालों में पूछ लेता कि बड़े बॉल का स्पीड बताओ या छोटे स्टार का स्पीड बताओ, ठीक है। तो उस सिचुएशन में मास अलग अलग होगा तो स्पीड भी, मास और स्पीड का जो मल्टीप्लीकेशन है वो सेम रहेंगे, बराबर है, हाँ या ना। जैसे ये मास m है, वो मास 2m, तो इसकी स्पीड v होती है तो इसकी स्पीड v/2, मास डबल होती तो स्पीड हाफ हो जाती, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहना है सेम, बराबर। जम गया क्या बातें, ठीक है। अब देखो इस कंडीशंस में, तो इस कंडीशंस में कितने पास आ गए, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई -gm/r
2r। काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखूंगा, तो हाफ m v स्क्वायर, एक का और दूसरे का भी, तो इंटू 2 कर दो डायरेक्ट। एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व। तो ये एनर्जी और ये एनर्जी को इक्वल करके बनेगा, v तो निकालना है, ट्राई करो। आंसर इसका है, बताओ। मैं वो दूसरा कर रहा था, ठीक है, वो मत सोचना। मैं पिछला वाला सवाल कर रहा था कि आपको उससे छोटा और बता सकता हूँ क्या, पर वो ये भी बड़ा ही है, छोटा नहीं। इसका आंसर कितना है बताइए। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस जी एम स्क्वायर बाय आर, ये उस साइड माइनस, इस साइड लग दे प्लस, जी एम स्क्वायर बाय कैपिटल आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो एक एम कैंसिल हो गया, तो वी की वैल्यू जी रूट अंडर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, 2 कैंसिल हो गया ना, वहाँ पर 2 है, यहाँ पर जी एम 1/2 आर माइनस 1/r। नेगलेक्ट नहीं करना इसी तरह, इसमें नेगलेक्ट करने का क्या लॉजिक बनेगा, नहीं बनेगा। इसी के टर्म में ऑप्शन है सब, यही इनफैक्ट है। देखो पिछला वाला सवाल को मैंने दूसरे तरीके से बनाया, बता देता हूँ। ये भी वैसे छोटा नहीं है, बड़ा ही है, उतना ही बड़ा है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज mgh/1 प्लस h/r, बस हाफ m n स्क्वायर v स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m और m दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, n²/2, v स्क्वायर को 2gr कह सकते हैं। फिर ये gh/1 प्लस h/r, g भी कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। अब ये h इसको सॉल्व करेंगे तो r प्लस h नीचे में, ऊपर में r चला गया, तो एक r भी कैंसिल हो गया, तो n² इक्वल टू h/r प्लस h। अब यहाँ पहुँच गया, यहाँ से हमको r प्लस h की वैल्यू निकालनी है, लेकिन h भी नहीं चाहिए, तो फिर ऐसा करना पड़ा जा करके, ठीक है। तो उसमें बड़ा हो गया प्रोसेस। अगला सवाल लिखो, नेक्स्ट लिखो। Two spherical ball of radius r and 2r having mass
m and 5m initially separated at a distance r center to center, center to center. If they approach each other due to gravitational attraction, approach each other due to gravitational attraction, due to gravitational attraction, gravitational attraction, find the velocity of smaller ball, velocity of a smaller ball when they collide. Also find the displacement of a smaller ball before collision. Consider initially both are at rest. इसमें भी स्टार लगाएंगे, ये भी आपके बहुत काम की चीज है. Consider initially both at rest. बनाओ तो जरा सा, बहुत बड़ा हुआ ना, बट ये काम का सवाल है. लैंग्वेज बड़े हैं, सॉल्यूशन छोटे, इसीलिए आ सकते हैं. वेलोसिटी तो आप निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकालो. पहले 12 r पे था, बाद में टकरा गए तो कितना डिस्टेंस? 0 नहीं, 3r. हाँ, यही बात पकड़ना था, 3r. बाद में टकरा गए तो डिस्टेंस 3r. दोनों का रेडियस, एक का रेडियस r, दूसरे का रेडियस 2r. तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस 3r. तो बाद का काइनेटिक पोटेंशियल लिखिए, पहले की काइनेटिक पोटेंशियल लिखिए. तो चेंज इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हुआ. काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे वो आप ध्यान रखना. वेलोसिटी दोनों के सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे ना, क्योंकि मास अलग अलग है. वेलोसिटी मास पे डिपेंड करेगा कि रेडियस पे? रेडियस पे, मास पे. बना, देखो मैं बनाता हूँ, फिर बनाओ. पहले दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 12r. तो पहले की पोटेंशियल एनर्जी -Gm 2m/12r. 5m है क्या? तो 5m. काइनेटिक पहले 0, बाद में दोनों एक दूसरे के साथ जब कांटेक्ट में आया तो 5m की वेलोसिटी v/5. किसका वेलोसिटी निकालना वैसे? छोटे वाले का. तो छोटे वाले का v, इसका v/5. तो काइनेटिक लिखेंगे हाफ m v² प्लस हाफ 5m इंटू v²/25. ये हुआ काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी -Gm 5m/3r. तो चेंज इन पोटेंशियल होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल. तो
तो ये वाला प्लस हो जाएंगे 5GMM बाई 12R माइनस 5GMM बाई 3R। नहीं, उल्टा कर रहा हूँ मैं। 5GMM तो कॉमन हो जाएगा 1/3R माइनस 1/12R। R भी कॉमन ले लेता हूँ बाय R इक्वल टू हाफ mv² कॉमन ले लेता हूँ, हाफ mv² कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ बच गया 1 प्लस 1/5। एक मास तो कैंसिल हो गया 5GM बाय यहाँ 4 माइनस 1 3/12 तो 1 बाय कितना हो गया 1/4/4R इक्वल टू हो गया v²/2 इंटू 5 प्लस 1 6/5। v² की वैल्यू 5 2 जा 10 5 इंटू 2 इंटू 5/4 इंटू 6 इंटू R। तो v की वैल्यू 2 कैंसिल हो जाएगा 12 5 25/12R रूट अंडर। अच्छा मास भी होगा नहीं G और M। ऊपर होगा हाँ तो बराबर ही है ना 75/36। ठीक है। अब देखो दूसरा जो इसमें सेक्शन था उसमें बोला कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास में एक फॉर्मूला पढ़े थे जिसका डिस्प्लेसमेंट निकालना हो m2 इंटू डी रिलेटिव बाय m1 प्लस m2 ये होता था r1। जिसका डिस्प्लेसमेंट निकालना तो दूसरे का मास लेना। यहाँ डिस्प्लेसमेंट किसका निकालना छोटे वाले बॉल का, तो इसका मतलब सेकेंड मास बड़ा वाला लेना है। तो बड़ा वाला मास कितना 5m इंटू रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, पहले कितना था बाद में कितना है, तो कितना का डिस्प्लेसमेंट हुआ रिलेटिवली 9R का ना, पहले 12R बाद में 3R, तो कितना का डिस्प्लेसमेंट हुआ 9R का। तो इंटू 9R बाय टोटल मास 6m। ये m और m कैंसिल हो गया 5/6 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 यहाँ पर 2 3 5 15 R/2 7.5R। ये है दूसरे वाले का आंसर। ये दूसरा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार आए 2024 में दूसरा वाला। अगला सवाल, टू स्फीयर ऑफ मास m and 4m, रेडियस r and 3r, two sphere of mass m and 4m, radius r and 3r, approach due to gravitational attraction. Find the displacement of small sphere.
दूसरे वाले का प्रैक्टिस के लिए दिया हूं मैं, देखो तो आप आया आंसर। इनिशियली कितना सेपरेटेड दिया क्या? हाँ वो लिखना, इनिशियली दे आर एट 12 आर फ्रॉम ईच अदर, सेंटर टू सेंटर। आ गया कितना? पॉइंट 13.5 32/5 आर। ठीक, अगला सवाल, रिलेटिव डिस्टेंस क्या लिया इसमें? 8 आर। ठीक है, और m2 की वैल्यू 4m। अगला सवाल, रॉकेट fired vertically from surface of earth with velocity v. Rocket fired from surface with velocity v. Find the height from Earth's surface rocket go before returning to Earth. ये सब टाइप के भी सवाल दिखते हैं, आते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh/1 + h/r। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, जो काइनेटिक है वही पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा। mgh बाय मैं बनाओ यही काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा। पहले काइनेटिक एनर्जी था, बाद में जीरो, जब तक जीरो नहीं तो तब तक ऊपर जाते रहे। यहीं से निकालना है, h निकालना है अपन को, v²/2 इक्वल टू r gh/h+r। r निकालना है, v²/2 gr, उल्टा करके देख। अब यहाँ से h निकालना, अलग अलग डिवाइड करके, -1। नेक्स्ट, बोले नहीं, स्ट्राइड ऑफ मास स्मॉल m, स्ट्राइड ऑफ मास स्मॉल m, एस्टेरॉइड, हाँ बराबर, एस्टेरॉइड ऑफ मास स्मॉल m approaching Earth initially at distance 15 r
with speed vi, with speed vi, then find the speed vf when it hit the earth. पहले जो डिस्टेंस था वो सेंटर से ही लेना है, कुछ नहीं बोला तो 15 आर। ये बनेगा 2 सवाल ऑलरेडी अप्रोच वाला बनाए हैं, उस वैसा ही है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल कर देना। पहले 15 आर पे था तो पहले का पोटेंशियल माइनस जी एम एम बाय 15 आर प्लस उस वक्त की काइनेटिक हाफ एम वी आई स्क्वायर, यही होना चाहिए हाफ एम वी एफ का स्क्वायर, फिर प्लस के जगह माइनस जी एम एम बाय आर, यहीं से ये निकालना है। हाफ स्मॉल एम तो कैंसिल ही कर देता हूँ, 1/2 वी एफ का स्क्वायर इक्वल टू, वो इस साइड गया तो प्लस वी आई का स्क्वायर बाई 2 प्लस जी एम बाय आर माइनस जी एम बाय 15 आर। तो वी एफ का स्क्वायर इक्वल टू, इधर से 2 गया हुआ तो वहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी आई का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी एम कॉमन हो जाएगा, बाय आर भी कॉमन हो जाएगा, 1 minus 1 by 15। नेक्स्ट सवाल, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ so that object feel weightless at equator, so that object feel weightless at equator, weightless at equator। इक्वेटर पे वेटलेस होने का मतलब इक्वेटर पे जी की वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू 0 होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। तो ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू जी, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जी बाय आर, तो ओमेगा की वैल्यू जी बाय आर, जी की जगह पे 10 रख देंगे, आर की जगह 6400, किलोमीटर बोले तो 10⁻³ इंटू 1000, 1 0 यहाँ से कैंसिल होगा। तो देखो 1/8 इंटू 2 0 और 2 0 तो 100, तो 1/8 इंटू 10⁻⁻², इसी को 10/8 1.25 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। हो गया। अगला सवाल, a particle dropped in a tunnel passing through the center of earth, find its time period। मैंने शायद SHM में बताया था क्या ये बातें?
हाँ तो फिर तो आई गया √r/g। बता दिया था नहीं ये वाला सवाल पक्के से, चाहे ऊपर से गिरा हो या जस्ट सरफेस से गिरा हो, दोनों बात बताया था। अभी तो बताया होगा मेरे ख्याल से। मतलब इसको यहां से गिरा दो या थोड़ा और ऊपर से गिराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से गिराओगे तो एम्पलीट्यूड अलग होंगे, बट टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा यही फॉर्मूला था 2π√r/g। अर्थ के अंदर जो है टनल वो करेंगे, टनल सेंटर से नहीं भी पास करेगा तो भी वही यही बात हुआ। सेंटर से नहीं पास करके कहीं साइड से पास कर गया टनल, उससे कोई लेना देना नहीं है, पार्टिकल SHM करेगा और उसका टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो ये फिर से लिख के रख लेना। मतलब अर्थ टनल जो है सेंटर से पास करे अर्थ में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कहीं से भी पास करे तो पार्टिकल SHM करेगा और टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम होगा, t = 2π√r/g। 2π√r/g की वैल्यू आपको बताया था कितना होता है, 84.6 मिनट। अगला सवाल, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। निकाल पाएंगे? एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ मतलब ओमेगा निकालना है अर्थ का, 2π/t, t की जगह 24 आवर कैलकुलेट करना है बस। आवर रोटेशन ऑफ अर्थ का मतलब एक्सिस के अबाउट कि सन के अबाउट? हाँ, तो 24 आवर इंटू 3600, ये हो गया ओमेगा। इसे सॉल्व करना, सॉल्व करेंगे तो डेटा आएगा 7.3 10⁻⁻5। जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो डेटा आएगा 7.3 10⁻⁻5। अगला सवाल लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन a particle of mass m, find the change in potential energy when the particle of mass m is raised to height nr from earth surface, raised to height nr from earth surface, nr from earth surface। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh/1 + h/r, h की जगह बस क्या लिखना है, nr। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the distance between sun and earth, if the distance between sun and earth increased by 3 times, increased by 3 times, the attraction between two will, ऑप्शन है remains constant, increased by, decreased by, निकालना है। फिर से बोलता हूं, if the distance between sun and earth increased by 3 times, increased by 3 times, then attraction between two will decrease by, नहीं परसेंटेज में दिया हुआ है, परसेंट में है,
डिक्रीज बाय 89%। पता नहीं, तुक्का लगा दिया उसने, बिना बनाए ऐसे आंसर देते ना तो बड़ा अच्छा करते। एटी 89% है। तो आप खुद ही देखो ना, आर के जगह कितना हो जाएगा 3R, तो इसका मतलब 1/9 टाइम्स 11% करीब ना, तो 11% ही रह गया, इसका मतलब 89% डिक्रीज हो गया। आर की जगह 3R करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/9 हो जाएगा, 4 से f/9 हो जाएगा बराबर। तो 4 से f/9 हो गया, मतलब पहले अगर f था तो बाद में सिर्फ 11% हो गया, 100% बाय 9, ठीक है। तो डिक्रीज बाय 89% से इसका मतलब कम हो गया। अगला सवाल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास 4 kg, infinite number of bodies each of mass 4 kg situated on x-axis at a distance of 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter, so on, 1 2 4 8 1 2 4 8 so on from the origin. The resulting gravitational potential due to the system at origin will be, resulting gravitational potential due to the system at origin will be 4/3 R नहीं ना, तो सभी को ऐड कर देंगे। पहला वाला हो जाएगा GM/R, तो -GM तो कॉमन हो जाएगा, पहले वाले का 1/1, दूसरे वाले का 1/2, फिर 1/4, 1/8 so on to infinite। जी मास कितना kg? 4 kg, और ये जगह A/1 - R, तो 1/2 8G। Sum of infinite term A/1 - R। हो गया। नेक्स्ट सवाल, if a particle projected with a speed 1/3 of escape velocity, projected with a speed 1/3 of escape velocity, find the maximum height attained by it, find the maximum height attained by it। 1/3 of escape velocity, फिर से kinetic energy equal to change in potential energy। R/8, ऑप्शन तो है नहीं R/8, नया बनाना पड़ेगा लगता है ऑप्शन।
r/8 तो नहीं है ऑप्शन, r/2 है, r/3 है, r/5 है, r/9 है। देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहा है कि 1/3, तो v²/9 इक्वल टू mgh/1 + h/r। m कैंसिल हो जाएगा, 1/2 v² की जगह 2gr रख देंगे, /9 इक्वल टू gh, फिर ऊपर में r, नीचे में r + h, तो gr2 कैंसिल हो गया, तो 1/9 इक्वल टू h/r + h। सेम ही है, r + h इक्वल टू 9h। हाँ r/t आ रहा ना, यहाँ क्यों नहीं दिया पता नहीं। Body projected vertically from the surface of the planet with velocity 1/3 of escape velocity, maximum height attained by the body। गड़बड़ दिया होगा, फिर r/t होगा, तो इसका वो होने का गड़बड़ नहीं। ठीक है, ये दिया r/5, कहीं से भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। Near the Earth's surface, time period of satellite is 4 hours. Near the Earth's surface, time period of satellite is 4 hours. Find the time period at height 3 hours from Earth's surface. Find time period at height 3 hours from Earth's surface. At height 3 hours from Earth's surface. बना पाएंगे? t² proportional to r³। तो t² प्रोपोर्शनल टू r³, तो पहले का टाइम पीरियड है 4 आवर ना, बाद का टाइम पीरियड निकालना है, का स्क्वायर इक्वल टू पहले का रेडियस r, बाद का रेडियस 4r पे पावर 3 बराबर है। तो ये 16/4 रहेगा ना, सरफेस से है नहीं है, तो 16/t², यहाँ पर 1/64, तो t² की वैल्यू 64 × 16, तो इसका 8 × 4 32 आवर। अगला सवाल, if the radius of orbit of satellite increased by 50%, then find the fractional change, 50% नहीं, 50 को 0 काट दे, 5%, 0 काट देंगे 5%, then find the fractional change in time period of satellite। फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, स्टार लगाइएगा, ये सवाल भी बहुत काम आएंगे। फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट,
देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर, यही है ना। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब का मतलब यही हुआ, उससे यही रिलेशन आएंगे। तो इसमें चेंज कितने का कह रहा है, कितना परसेंट, 5%, मतलब 0.05। तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 0.05। 5% का मतलब ये हुआ 5/100 फ्रैक्शनल चेंज। तो डेल्टा टी बाई टी कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0.05/2। तो ये कितना हो गया 15.15/2, 0.7075। अगला सवाल लिखेंगे, सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ of radius r having time period t, of radius r having time period t. If the radius slightly increased by delta r, if the radius slightly increased by delta r, then the radius slightly increased by delta r, then change in its time period is, change in its time period is, इसका ऑप्शन भी लिखिएगा, 3/2 t by r delta r, t by r delta r, 3/2 t square by r square delta r, none। कौन सा होगा, पहले ही वाला होगा ना, अभी यहीं से तो आया, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑप्शन इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि डिफरेंशिएट करेंगे तो टी स्क्वायर का 2t, यहाँ पर r क्यूब का 3r स्क्वायर, ऐसा